जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों आज हम लोगों ने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करना है। अगर आप लोग अपना एक्सरसाइज का काम करना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 19 में आपको डिफरेंशिएट द फॉलोइंग जो है मुकम्मल करवा दिए गए थे। और अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का काम नहीं करना बल्कि हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करना है जो कि है एस्थमा। ठीक है, क्लास 7th आपके साइंस की बुक का टॉपिक है एस्थमा, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 24 पर दिया गया है। आपने ऑनलाइन लेक्चर की मदद से, अपनी बुक की मदद से अपनी स्टडीज़ जो है वो घर में कंटिन्यू करनी है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए एस्थमा जो है आपकी साइंस की बुक में दिया गया है, टॉपिक है, एक डिजीज़ है जिसको हमने आज पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग से। पेज नंबर 24, योर टॉपिक इज एस्थमा। एस्थमा इज अ क्रोनिक डिजीज ऑफ लंग्स एंड एयरवेज। एस्थमा जो है एक बीमारी है, बहुत ही सीरियस बीमारी है। किस चीज़ की बीमारी है ये? लंग्स की और एयरवेज की। एयरवेज वो रास्ते हैं जिसके ज़रिए हमारे जिस्म में हवा दाखिल होती है। ठीक है, हवा का रास्ता। और हमारे फेफड़ों में ये बीमारी लंग्स और एयरवेज में जो है वो मौजूद होती है। इस बीमारी में हमारे लंग्स जो है वो मुतासिर होते हैं। ठीक है, इन दिस डिजीज एयरवेज यूज फॉर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग बिकम रेड, swollen एंड नैरो। इस डिजीज़ में क्या होता है बच्चों, इस बीमारी में ये होता है कि जो हमारा हवा को खारिज करने का और अंदर ले जाने का, यानी कि सांस को इनहेल और एक्सहेल करने के जो रास्ते हैं, इनमें जो है वो बीमारी इस तरह पैदा होती है कि ये रास्ते जो हैं या ये जगह जो है जिस्म में रेड हो जाती है। ठीक है, सुर्ख हो जाती है। स्वेलन मतलब फूल जाती है, सूजन इसमें जो है वो हो जाती है। और जो हमारी नालियां हैं सांस की वो नैरो हो जाती। नैरो मतलब क्या है? तंग हो जाना। ये बीमारी आम तौर पर जो है बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, दिस इज कॉमन अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये बीमारी जो है चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखी गई है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर, जो इसके अलामात हैं वो क्या हैं? सबसे पहले जो इसकी मेजर यानी कि बड़ी अलामत ये है कि आप लोग जो हैं वो सही से, अगर अल्लाह ना करे किसी को बीमारी हो जाती है तो पेशेंट जो है वो ठीक से सांस नहीं ले सकता। ठीक है, चेस्ट पेन होता है, सीने में इस तरह की टाइटनेस हो जाती है, तंगी महसूस होती है, खांसी होती है, कफ हो जिसे कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि दिन में या रात में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट रेट है, हार्ट बीट का रेट है, यानी कि जो दिल की धड़कन है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है। एस्थमा में बी इनहेरिटेड और ड्यू टू एलर्जेंस। देखिए हमारे पास ये सेकंड पैराग्राफ है, उसकी फर्स्ट लाइन है कि एस्थमा जो है वो जो है आप लोगों के आबाओ अजदाद भी आपसे मुंतकिल हो सकता है, या तो एलर्जीज की वजह से। एलर्जीज या एलर्जेंस वो होते हैं जिससे हमें किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए, हमें सूट ना करे, हमारे लिए जो है वो सही ना हो। बहुत लोगों को जो है परफ्यूम से एलर्जी हो जाती है। अगर कहीं परफ्यूम या स्प्रे किया जाए तो उनको एकदम से क्या होता है, खांसी शुरू हो जाती है, छींक आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पास जो अस्थमा डिजीज़ है वो भी एलर्जीज़ की मदद की या एलर्जीज़ की वजह से भी हो सकती है। किसी को डस्ट एलर्जी ज़्यादा हो जाती है, हवा जब तेज़ चलती है, तो जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनमें जो ये डिज़ीज़ है दोबारा से जो है वो आप कह सकते हैं कि शुरू हो जाती है और बहुत ही ख़तरनाक लेवल पर जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, थिंग्स दैट कॉज ऑल द एलर्जीज आर कॉल्ड एलर्जेंस। वो तमाम चीज़ें जो एलर्जी की वजूहात हैं या एलर्जी की वजह है उसे एलर्जेंस कहते हैं। कॉमन एलर्जेंस दैट ट्रिगर्स एस्थमा इंक्लूड पोलन, ग्रेन, dust mites, animals especially those having feathers or fur, mold, cockroach and certain foods। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो हमारे पास कॉमन एलर्जेंस हैं, एलर्जेंस क्या होते हैं? जो कि एलर्जी को जो पैदा करने वाली या एलर्जी की वजूहात बनाने वाली जितनी चीज़ें हैं वो एलर्जेंस कहलाती हैं। अस्थमा की जो एलर्जेंस हैं अस्थमा के, वो पोलन ग्रेन्स। पोलन क्या होते हैं बच्चों? जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव सेल है वो क्या कहलाता है? पोलन। ठीक है, तो ये हवा में मौजूद होते हैं, मिट्टी वाले कीड़े होते हैं,
कुछ ऐसे जानवर हैं जो है जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। जैसे कबूतरों से किसी को एलर्जी हो जाती है, ठीक है, बिल्लियों से हो सकती है, इसके अलावा चकोर से हो सकती है। जितने भी हमारे पास परों वाले जो हैं जानवर हैं उनसे, और फर वाले जानवर जो हैं उनसे अस्थमा हो सकता है। और कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो कि अस्थमा का कारण बन सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ठंडा पानी है, ठीक है, इसके मुसलसल इस्तेमाल से, ठीक है, एहतियात ना करने से हमें अस्थमा जो है वो हो सकता है। ब्रीथिंग टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रॉपर लंग फंक्शन एंड मे बी नीडेड टू कंफर्म एन अस्थमा डायग्नोसिस। अब कहते हैं कि यहाँ पे सांस लेने का एक टेस्ट होता है, उसको करवाया जाता है। इसकी मदद से अस्थमा किसी पेशेंट में अगर है या नहीं तो इसकी हम लोग जांच करवा सकते हैं, ठीक है। अस्थमा कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली। यहाँ पे कह रहे हैं कि अस्थमा मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकता। वन कैन लीड एन एक्टिव एंड नॉर्मल लाइफ इवन विद अस्थमा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं पेशेंट्स जो अस्थमा के पेशेंट्स तो रहते ही हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं एहतियाती तदाबीर के साथ। द फॉलोइंग मेजर्स कैन रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ अस्थमा। कह रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह में बता रहे हैं आपको कि हम लोग ऐसी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए अस्थमा की जो शिद्दत है उसको कम करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 1 है यूज़ द मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर एंड कीप देम यू। यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड, लॉन्ग टर्म एंड क्विक रिलीफ मेडिसिन। यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर अल्लाह ना करे किसी को अस्थमा हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी डॉक्टर की बताई हुई जो अद्वियात हैं, जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, वो अपने पास रखनी चाहिए। 2 तरह की मेडिसिन होती हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए जो मुसलसल आपको कहा जाता है किसी पेशेंट को क्या ये 6 महीने तक लेनी है, 3 महीने तक लेनी है, और एक जो होती है वो क्विक रिलीफ के लिए होती है, यानी कि जल्दी जल्दी आपको आराम आ जाए। आपने ये जो मेडिसिन जो है वो 10 दिन इस्तेमाल करनी है या 7 दिन करनी है। तो इस तरह जो है 2 तरह की मेडिसिन जो है डॉक्टर प्रेफर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिगर 2.8 में आपको एक बच्चा नज़र आ रहा है, उन्होंने क्या किया है, इन्हेलर का जो है इस्तेमाल बताया हुआ है। इन्हेलर क्या होता है, जब अस्थमा का अटैक होता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला किसी को भी ये बीमारी ना लगाए, किसी को अल्लाह ताला अगर ये है तो अल्लाह ताला उसको शिफाए कामला अता फरमाए। तो उसमें क्या होता है, एकदम सांस जो है वो रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इसकी अलामत क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में जो है तंगी हो जाती है, सांस रुक रुक के आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स क्या करते हैं, अपने पास इन्हेलर रखते हैं, और वो इन्हेलर स्प्रे होता है जो सांस की नाली में जो है स्प्रे करते हैं। इसकी जो मेडिसिन है वो सांस की नाली में जाके और जो नालियाँ तंग हो जाती है तो उनको खोल देती है, ठीक है। These medicines are used to maintain control or persistent asthma and must be taken daily. अब कह रहे हैं कि जो मेडिसिन हैं ये डेली ली जाती हैं ताकि अस्थमा की जो शिद्दत है उसको कंट्रोल किया जाए। क्विक रिलीफ मेडिसिन इंक्लूड इन्हेलर्स। जो हमारे पास जल्दी जल्दी आराम आने में अस्थमा की जो मेडिसिन है वो इन्हेलर है। दैट रिलैक्स एयरवेज मसल्स एंड प्रोवाइड परमानेंट रिलीफ इन द एक्यूट अस्थमा सिम्टम्स। कहते हैं कि इन्हेलर जो है क्या करता है, जल्दी से आराम लाने के लिए, जल्दी से फ़र्क पड़ने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ताकि अस्थमा के पेशेंट्स में जब एयरवेज हैं, हवा के दाखिली रास्ते जो हैं उनको जो है वो रिलैक्स किया जा सके। अब यहाँ पे हमारे पास 4 प्रिकॉशंस दी हुई हैं, यानी कि एहतियाती तदाबीर दी हुई हैं। वो कौन कौन से हैं? कीप अवे फ्रॉम एलर्जीज ऑफ अस्थमा। अस्थमा के जितने एलर्जेंस हैं उसको दूर रखा जाए, उनसे दूर रहा जाए। नंबर 2 है अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पीपल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड और फ्लू। और जितने भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको फ्लू या सर्दी लगी हो उनसे दूर रहना चाहिए। टेक रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड एज द फर्स्ट साइन ऑफ कोल्ड। अगर आपको किसी पेशेंट को जो है ठंड लग गई है तो उसकी फर्स्ट स्टेज में अपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इसकी वजह से हमें जो है वो हमारी जो सांस की नालियाँ हैं वो नरम हो जाती हैं और सांस लेने में दुश्वारी नहीं होती। ब्रीथ थ्रू अ स्कार्फ इन कोल्ड वेदर। और कहते हैं कि अगर जो है सर्दी का मौसम है तो आप सांस जो है वो स्कार्फ की मदद से लें, यानी कि मुंह ढांप लें और फिर सांस लें। बच्चों आज हम लोगों ने पूरा एक टॉपिक मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये है
प्लांटेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स हम लोग ये कवर करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, टॉपिक जो है घर में रीड करना है। अल्लाह हाफिज़।